बैंकिंग एवं वित्तीय जागरूकता विशेष मॉडल हल प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। कतिपय विश्लेषकों के अनुसार कोविड-19 महामारी और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली के आकार की होगी। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रकार की बहाली को इंगित करता है? विकल्प ए, धनवान और अधिक धनवान निर्धन और अधिक निर्धन होंगे। विकल्प बी, धनवान और निर्धन दोनों ही निर्धन होंगे। विकल्प सी, निर्धन अधिक तेजी से धनवान होगा जबकि धनवान की संपत्ति में ह्रास आएगा। विकल्प डी, धनवान और निर्धन दोनों की आस्तियों में वृद्धि होगी। विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए, धनवान और अधिक धनवान निर्धन और अधिक निर्धन होंगे। प्रश्न संख्या 2। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुमानों के अनुसार कोविड-19 महामारी और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिरूप किस प्रकार का होगा? विकल्प ए, के आकार का। विकल्प बी, वी आकार का। विकल्प सी, एल आकार का। विकल्प डी व विकल्प ई आकृति पर आधारित हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, वी आकार का। प्रश्न संख्या 3। भारत में वर्तमान में परिचालित वाणिज्यिक बैंकों में से कौन सा मूल रूप में एक विकास वित्त संस्थान था? विकल्प ए, आईसीआईसीआई बैंक। विकल्प बी, आईडीबीआई बैंक। विकल्प सी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। विकल्प डी, एबीसी तीनों। विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी, एबीसी तीनों। प्रश्न संख्या 4। 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक अब अस्तित्व में नहीं है? विकल्प ए, इलाहाबाद बैंक। विकल्प बी, इंडियन बैंक। विकल्प सी, पंजाब एंड सिंध बैंक। विकल्प डी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प ई, यूको बैंक। सही उत्तर है विकल्प ए, इलाहाबाद बैंक। प्रश्न संख्या 5। केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में सरकार ने विकास वित्त संस्थान अर्थात डीएफआई की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। इसके लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना हेतु संसद द्वारा एक कानून मार्च 2021 में पारित किया गया? विकल्प ए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। विकल्प बी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प सी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प डी, केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प ई, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। सही उत्तर है विकल्प ई, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। प्रश्न संख्या 6। भारत सरकार द्वारा 2015 में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड नामक सहयोगात्मक निवेश प्लेटफॉर्म का सृजन अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय निवेशकों के लिए किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फंड परिचालित नहीं होता? विकल्प ए, एनआईआईएफ मास्टर फंड। विकल्प बी, एनआईआईएफ फंड ऑफ फंड। विकल्प सी, एनआईआईएफ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड। विकल्प डी, एनआईआईएफ कॉरपोरेट फंड। विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी, एनआईआईएफ कॉरपोरेट फंड। प्रश्न संख्या 7। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड में परिचालित विभिन्न फंडों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 1. एनआईआईएफ मास्टर फंड परिवहन एवं ऊर्जा जैसे प्रमुख अधोरचना क्षेत्रकों में परिचालित आस्तियों में निवेश। 2. एनआईआईएफ फंड ऑफ फंड्स बेहतर फंड मैनेजरों द्वारा प्रबंधित फंडों के माध्यम से जलवायु अधोरचना वहन करने लायक आवासन डिजिटल उपभोक्ता प्लेटफॉर्मों में निवेश। 3. एनआईआईएफ अपॉर्चुनिटी फंड प्राइवेट इक्विटी फंड। सही कूट है विकल्प ए, केवल 2। विकल्प बी, केवल 1 और 2। विकल्प सी, केवल 2 और 3। विकल्प डी,
केवल 1 और 3। विकल्प ई 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प ई 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 8। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा नया मंत्रालय बनाया गया है? विकल्प ए सहकारिता मंत्रालय, विकल्प बी मत्स्य पालन मंत्रालय, विकल्प सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विकल्प डी कॉरपोरेट गवर्नेंस मंत्रालय, विकल्प ई इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए सहकारिता मंत्रालय। प्रश्न संख्या 9। 7 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार के किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन एक नया विभाग बना दिया गया है? विकल्प ए सूक्ष्म वित्त विभाग, विकल्प बी लोक उद्यम विभाग, विकल्प सी सहकारी वित्त विभाग, विकल्प डी अधोरचना वित्तीयन विभाग, विकल्प ई सूक्ष्म साख विभाग। सही उत्तर है विकल्प बी लोक उद्यम विभाग। प्रश्न संख्या 10। भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों का विनियामक कौन है? विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, विकल्प सी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, विकल्प डी भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी। सही उत्तर है विकल्प डी भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी। प्रश्न संख्या 11। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर को निम्नलिखित में से किस हेतु प्रयुक्त किया जाता है? विकल्प ए जाली नोटों को पहचानने हेतु, विकल्प बी करेंसी नोटों की गिनती हेतु, विकल्प सी दृष्टिबाधित लोगों द्वारा करेंसी नोटों की पहचान किए जाने हेतु, विकल्प डी नोटों की गड्डी में से खराब नोट की पहचान हेतु, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी दृष्टिबाधित लोगों द्वारा करेंसी नोटों की पहचान किए जाने हेतु। प्रश्न संख्या 12। वर्ष 2019-20 के अंत में चलन में किस करेंसी नोट का कुल मूल्य सर्वाधिक है? विकल्प ए ₹50, विकल्प बी ₹100, विकल्प सी ₹200, विकल्प डी ₹500, विकल्प ई ₹2000। सही उत्तर है विकल्प डी ₹500। प्रश्न संख्या 13। वर्ष 2019-20 के अंत में चलन में किस सिक्के की धनराशि सर्वाधिक है? विकल्प ए ₹1, विकल्प बी ₹2, विकल्प सी ₹5, विकल्प डी ₹10, विकल्प ई ₹20। सही उत्तर है विकल्प सी ₹5। पृष्ठ संख्या 141। प्रश्न संख्या 14। कोषागार बिलों अर्थात ट्रेजरी बिल्स को निम्नलिखित में से किस हेतु प्रयुक्त किया जाता है? विकल्प ए सरकार की रात भर अर्थात ओवरनाइट की नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विकल्प बी सरकार की अति अल्पकालीन नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विकल्प सी सरकार की अल्पकालीन नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विकल्प डी सरकार की दीर्घकालीन नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विकल्प ई अर्थोपाय अग्रिमों के लिए। सही उत्तर है विकल्प सी सरकार की अल्पकालीन नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। प्रश्न संख्या 15। सरकार की अल्पकालीन नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कोषागार बिलों को जारी किया जाता है? 1. 91 दिवसीय कोषागार बिल, 2. 182 दिवसीय कोषागार बिल, 3. 364 दिवसीय कोषागार बिल। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी केवल 1 और 3, विकल्प ई 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प ई 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 16। सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता में सर्वाधिक हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? विकल्प ए वाणिज्यिक बैंकों एवं सहकारी बैंकों की,
विकल्प बी बीमा कंपनियों की, विकल्प सी भविष्य निधियों की, विकल्प डी भारतीय रिजर्व बैंक की, विकल्प ई विकास बैंकों की। सही उत्तर है विकल्प ए वाणिज्यिक बैंकों एवं सहकारी बैंकों की। प्रश्न संख्या 17 केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए किए गए निवल बाजार उधारों में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है? विकल्प ए दिनांकित प्रतिभूतियों का, विकल्प बी 91 दिवसीय कोषागार बिलों का, विकल्प सी 182 दिवसीय कोषागार बिलों का, विकल्प डी 364 दिवसीय कोषागार बिलों का, विकल्प ई 365 दिवसीय कोषागार बिलों का। सही उत्तर है विकल्प ए दिनांकित प्रतिभूतियों का। प्रश्न संख्या 18 निक्षेप बीमा एवं साख गारंटी निगम निम्नलिखित में से किस बैंक के जमाकर्ताओं को उनकी जमाओं के पुनर्भुगतान की गारंटी देती है? 1 वाणिज्यिक बैंक, 2 लोकल एरिया बैंक, 3 पेमेंट्स बैंक, 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 6 सहकारी बैंक। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, 5 और 6, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 1, 2, 3 और 4, विकल्प डी केवल 5 और 6, विकल्प ई उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ई उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 निक्षेप बीमा एवं साख गारंटी निगम वाणिज्यिक बैंकों एवं अन्य बैंकों में प्रति जमाकर्ता कितनी जमा को वापस किए जाने की गारंटी देता है? विकल्प ए रुपए 1 लाख तक, विकल्प बी रुपए 2 लाख तक, विकल्प सी रुपए 3 लाख तक, विकल्प डी रुपए 4 लाख तक, विकल्प ई रुपए 5 लाख तक। सही उत्तर है विकल्प ई रुपए 5 लाख तक। प्रश्न संख्या 20 उत्कर्ष 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प बी नाबार्ड, विकल्प सी सेबी, विकल्प डी वित्त मंत्रालय, विकल्प ई स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय। सही उत्तर है विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 21 मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, विकल्प बी मौद्रिक नीति समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सहित 3 सदस्य तथा भारत सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य कुल 6 सदस्य होते हैं, विकल्प सी मौद्रिक नीति समिति में भारत सरकार द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, विकल्प डी मौद्रिक नीति समिति नीतिगत रेपो दर का निर्धारण करती है, विकल्प ई वित्तीय बाजार समिति की बैठक प्रतिदिन होती है जो देश में तरलता की दशाओं का अध्ययन करती है। सही उत्तर है विकल्प ए मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 22 भारत सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को अधिसूचित मौद्रिक नीति समिति में निम्नलिखित में से किसे नामित नहीं किया गया है? विकल्प ए प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई, विकल्प बी प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, प्रोफेसर भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, विकल्प सी डॉक्टर शशांक भिडे, वरिष्ठ परामर्शदाता NCEAR नई दिल्ली, विकल्प डी प्रोफेसर पम्मी दुआ, प्रोफेसर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी प्रोफेसर पम्मी दुआ, प्रोफेसर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? विकल्प ए रेपो रेट, विकल्प बी रिवर्स रेपो रेट, विकल्प सी तरलता अनुपात, विकल्प डी सीमांत स्थायी सुविधा दर, विकल्प ई
नकदी प्रारक्षित अनुपात। सही उत्तर है विकल्प सी, तरलता अनुपात। प्रश्न संख्या 24। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता के स्थायित्व हेतु खुले बाजार की क्रियाओं में क्या शामिल है? विकल्प ए, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। विकल्प बी, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री। विकल्प सी, विदेशी करेंसी की खरीद। विकल्प डी, विदेशी करेंसी की बिक्री। विकल्प ई, ए तथा बी दोनों। सही उत्तर है विकल्प ई, ए तथा बी दोनों। प्रश्न संख्या 25। सांविधिक तरलता अनुपात के अंतर्गत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी निवल मांग एवं समय देयताओं का एक हिस्सा, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, सुरक्षित एवं तरल आस्तियों के रूप में रखना होता है। ये आस्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? 1. भार रहित सरकारी प्रतिभूतियां। 2. नकदी। 3. स्वर्ण। सही कूट है विकल्प ए, केवल 1। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, केवल 1 और 2। विकल्प डी, केवल 2 और 3। विकल्प ई, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ई, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 26। नकदी प्रारक्षित अनुपात वो अनुपात है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक बैंक को डैश को अपनी निवल मांग एवं समय देयताओं के निश्चित प्रतिशत के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कराना होता है। विकल्प ए, औसत दैनिक बैलेंस। विकल्प बी, औसत साप्ताहिक बैलेंस। विकल्प सी, औसत पाक्षिक बैलेंस। विकल्प डी, औसत मासिक बैलेंस। विकल्प ई, औसत त्रैमासिक बैलेंस। सही उत्तर है विकल्प ए, औसत दैनिक बैलेंस। पृष्ठ संख्या 142। प्रश्न संख्या 27। बाजार स्थिरीकरण योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. ये मौद्रिक प्रबंधन का एक उपकरण है। 2. ये योजना 2004 में प्रारंभ की गई थी। 3. बड़े पैमाने पर पूंजी आप्रवाह से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रवृत्ति वाली अधिशेष तरलता को अल्प दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों से अवशोषित करना। 4. इससे जुटाई गई नकदी भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक पृथक सरकारी खाते में जमा की जाती है। सही कूट है विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 3। विकल्प सी, केवल 3 और 4। विकल्प डी, केवल 1, 2 और 3। विकल्प ई, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ई, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 28। बैंक दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए, वो दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक प्रपत्रों को खरीदने या उनकी पुनर्कटौती करने के लिए तैयार रहता है। विकल्प बी, ये दर सीमांत स्थायी सुविधा दर के साथ संबद्ध है। विकल्प सी, नीतिगत रेपो रेट में परिवर्तन के साथ सीमांत स्थायी दर में परिवर्तन के साथ बैंक दर में भी परिवर्तन हो जाता है। विकल्प डी, वो दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण वितरित करते हैं। विकल्प ई, ए, बी तथा सी तीनों। सही उत्तर है विकल्प ई, ए, बी तथा सी तीनों। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सा सस्ती और उदार साख नीति का द्योतक है? विकल्प ए, रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर दोनों में कमी लाया जाना। विकल्प बी, रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर दोनों में वृद्धि किया जाना। विकल्प सी, रेपो दर में कमी तथा रिवर्स रेपो दर में वृद्धि किया जाना। विकल्प डी, रेपो दर में वृद्धि तथा रिवर्स रेपो दर में कमी किया जाना। विकल्प ई, रेपो दर में वृद्धि करते हुए रिवर्स रेपो दर को अपरिवर्तित रखा जाना। सही उत्तर है विकल्प ए, रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर दोनों में कमी लाया जाना। प्रश्न संख्या 30। 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
विकल्प ए रेपो दर 4%, विकल्प बी रिवर्स रेपो दर 3.35%, विकल्प सी नकदी प्रारक्षित अनुपात 4.0%, विकल्प डी सांविधिक तरलता अनुपात 18%, विकल्प ई उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ई उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 31। मौद्रिक नीति के संदर्भ में गलियारा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विकल्प ए भारांकित औसत मांग मुद्रा दर के नैतिक चलन गलियारा का निर्धारण सीमांत स्थायी सुविधा एवं रिवर्स रेपो रेट से होता है। विकल्प बी भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की लक्षित दर 2% से 6% के बीच में रहना। विकल्प सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित खुले बाजार की क्रियाएं। विकल्प डी चयनात्मक साख नियंत्रण। विकल्प ई गुणात्मक साख नियंत्रण। सही उत्तर है विकल्प ए भारांकित औसत मांग मुद्रा दर के नैतिक चलन गलियारा का निर्धारण सीमांत स्थायी सुविधा एवं रिवर्स रेपो रेट से होता है। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का आवश्यक अंग है? विकल्प ए प्राथमिकता क्षेत्र को साख प्रवाह, विकल्प बी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को साख प्रवाह, विकल्प सी स्वयं सहायता समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को साख प्रवाह, विकल्प डी कृषि को साख प्रवाह, विकल्प ई उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ई उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का रणनीतिक उद्देश्य नहीं है? विकल्प ए जनसंख्या के सभी वर्गों में वित्तीय साक्षरता की अवधारणा समझाना, विकल्प बी लोगों में सक्रिय बचत व्यवहार प्रोत्साहित करना, विकल्प सी सुरक्षित तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार लाना, विकल्प डी उचित पेंशन उत्पादों के आच्छादन द्वारा वृद्धावस्था एवं सेवानिवृत्ति हेतु योजना बनाना, विकल्प ई वित्तीय समावेशन को। सही उत्तर है विकल्प ई वित्तीय समावेशन को। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का संबंध वित्तीय समावेशन से नहीं है? विकल्प ए प्रधानमंत्री जन धन योजना, विकल्प बी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, विकल्प सी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम योजना, विकल्प डी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, विकल्प ई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सही उत्तर है विकल्प सी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम योजना। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक सफल वित्तीय समावेशन पहल करार दिया गया है? विकल्प ए सुकन्या समृद्धि योजना, विकल्प बी लीड बैंक योजना, विकल्प सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, विकल्प डी प्रधानमंत्री जन धन योजना, विकल्प ई राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन यापन मिशन। सही उत्तर है विकल्प डी प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रश्न संख्या 36। जैम त्रयी अर्थात जैम ट्रिनिटी में निम्नलिखित में से किन तीन को आपस में संबद्ध किया गया है? 1. प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता, 2. आधार, 3. मोबाइल, 4. पेन, 5. एटीएम सह डेबिट कार्ड। सही कूट है विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 2, 3 और 4, विकल्प सी 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 3 और 5, विकल्प ई 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय क्षेत्र का विनियामक नहीं है? विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग,
विकल्प सी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विकल्प डी भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, विकल्प ई पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। प्रश्न संख्या 38। वित्तीय साक्षरता को वित्तीय निर्णयन के लिए आवश्यक डैश के एक मिश्रण के रूप में जाना जाता है। 1. वित्तीय जागरूकता, 2. वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी, 3. वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं को प्रयुक्त करने के लिए आवश्यक कौशल, 4. वित्तीय सेवाओं के प्रति दृष्टिकोण, 5. वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के प्रति व्यवहार। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 1, 3 और 4, विकल्प सी केवल 3, 4 और 5, विकल्प डी केवल 2, 3 और 4, विकल्प ई उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ई उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 39। वाणिज्यिक बैंकों के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं करते? विकल्प ए छोटी छोटी साख वितरित करना, विकल्प बी बैंकों के ऋणों के मूलधन एवं ब्याज की वसूली करना, विकल्प सी सभी प्रकार की जमाएं स्वीकार करना और भुगतान करना, विकल्प डी छोटी जमाओं को प्राप्त करना, विकल्प ई छोटे मूल्य के अंतरणों अन्य भुगतान उपकरणों को प्राप्त करना तथा वितरित करना। सही उत्तर है विकल्प सी सभी प्रकार की जमाएं स्वीकार करना और भुगतान करना। पृष्ठ संख्या 143। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक न तो ऋण एवं साख वितरित कर सकता है और न क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है? विकल्प ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विकल्प बी स्मॉल फाइनेंस बैंक, विकल्प सी पेमेंट्स बैंक, विकल्प डी लोकल एरिया बैंक, विकल्प ई सहकारी बैंक। सही उत्तर है विकल्प सी पेमेंट्स बैंक। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? विकल्प ए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, विकल्प बी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, विकल्प सी आर्यावर्त बैंक, विकल्प डी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, विकल्प सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सही उत्तर है विकल्प बी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। प्रश्न संख्या 42। कारोबार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक 1 जुलाई 2021 को कौन सा है? विकल्प ए पंजाब नेशनल बैंक, विकल्प बी बैंक ऑफ बड़ौदा, विकल्प सी केनरा बैंक, विकल्प डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विकल्प ई भारतीय स्टेट बैंक। सही उत्तर है विकल्प ई भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न संख्या 43। 2 जुलाई 2021 को भारत के विदेशी विनिमय रिजर्व्स कितने थे? विकल्प ए यूएस डॉलर 610 बिलियन, विकल्प बी यूएस डॉलर 605 बिलियन, विकल्प सी यूएस डॉलर 600 बिलियन, विकल्प डी यूएस डॉलर 595 बिलियन, विकल्प ई यूएस डॉलर 590 बिलियन। सही उत्तर है विकल्प ए यूएस डॉलर 610 बिलियन। प्रश्न संख्या 44। 31 मार्च 2021 को भारत के ऊपर विदेशी ऋण कितना था? विकल्प ए यूएस डॉलर 530 बिलियन, विकल्प बी यूएस डॉलर 540 बिलियन, विकल्प सी यूएस डॉलर 550 बिलियन, विकल्प डी यूएस डॉलर 560 बिलियन, विकल्प ई यूएस डॉलर 570 बिलियन। सही उत्तर है विकल्प ई यूएस डॉलर 570 बिलियन। प्रश्न संख्या 45। 1 जुलाई 2021 को भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी थी? विकल्प ए 12, विकल्प बी 19,
विकल्प सी 20, विकल्प डी 21, विकल्प ई 27। सही उत्तर है विकल्प ए 12। प्रश्न संख्या 46। भारत में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एक खुदरा भुगतान संगठन के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान प्रणाली परिचालित की जाती है? 1. नेशनल फाइनेंशियल स्विच, 2. इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, 3. नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, 4. आधार एनबिल्ड पेमेंट्स सिस्टम्स, 5. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, 6. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन। सही कूट है विकल्प ए केवल 2 और 5, विकल्प बी केवल 1, 3, 4 और 6, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 3, 4, 5 और 6, विकल्प ई उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ई उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 47। भारत में चेक ट्रंकेशन प्रणाली अर्थात सीटीएस सबसे पहली बार कब और कहां प्रारंभ की गई? विकल्प ए 1 फरवरी 2008 नई दिल्ली, विकल्प बी 24 सितंबर 2011 चेन्नई, विकल्प सी 27 अप्रैल 2013 मुंबई, विकल्प डी 1 जनवरी 2014 लखनऊ, विकल्प ई 1 अप्रैल 2015 भोपाल। सही उत्तर है विकल्प ए 1 फरवरी 2008 नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 48। द बैंक रेगुलेशन अर्थात संशोधन अधिनियम 2020 के पारित हो जाने से सहकारी बैंकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आया है? विकल्प ए सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आ गए हैं। विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अधिक्रमण कर सकता है। विकल्प सी शहरी सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों की तरह होंगे। विकल्प डी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से इक्विटी शेयर, तरजीही शेयर, विशेष शेयर अपने सदस्यों तथा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निवेशक रहे हैं को जारी कर सकता है। विकल्प ई उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ई उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 49। सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लेकर पूंजी जुटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या जारी कर सकता है? 1 इक्विटी शेयर, 2 तरजीही शेयर, 3 विशेष शेयर, 4 प्रतिभूति रहित ऋण पत्र, 5 10 वर्ष से अनाधिक अवधि के बॉन्ड। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 4 और 5, विकल्प डी केवल 1, 4 और 5, विकल्प ई 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। सही उत्तर है विकल्प ई 1, 2, 3, 4 और 5 सभी। प्रश्न संख्या 50। किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिचालित नहीं है? विकल्प ए गोवा, विकल्प बी सिक्किम, विकल्प सी मणिपुर, विकल्प डी नागालैंड, विकल्प ई ए तथा बी दोनों। सही उत्तर है विकल्प ई ए तथा बी दोनों। प्रश्न संख्या 51। 31 मार्च 2021 को भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों से अनुपात अर्थात CRAR पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना था? विकल्प ए 16.03%, विकल्प बी 15.5%, विकल्प सी 14.3%, विकल्प डी 12.6%, विकल्प ई 11.2%। सही उत्तर है विकल्प ए 16.03%। प्रश्न संख्या 52। 31 मार्च 2021 को भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात अर्थात PCR कितना था?
विकल्प ए 70.21%, विकल्प बी 68.86%, विकल्प सी 65.36%, विकल्प डी 59.75%, विकल्प ई 55.15%। सही उत्तर है विकल्प बी 68.86%। प्रश्न संख्या 53। 31 मार्च 2021 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादनीय आस्तियां अनुपात अर्थात GNPA रेशियो कितना था? विकल्प ए 8.36%, विकल्प बी 7.95%, विकल्प सी 7.48%, विकल्प डी 6.75%, विकल्प ई 5.32%। सही उत्तर है विकल्प सी 7.48%। प्रश्न संख्या 54। 31 मार्च 2021 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवल गैर निष्पादनीय आस्ति अनुपात अर्थात NNPA रेशियो कितना था? विकल्प ए 2.4%, विकल्प बी 3.2%, विकल्प सी 3.9%, विकल्प डी 4.2%, विकल्प ई 5.1%। सही उत्तर है विकल्प ए 2.4%। प्रश्न संख्या 55। वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं में कितनी वृद्धि हुई? विकल्प ए 6.4%, विकल्प बी 7.3%, विकल्प सी 8.2%, विकल्प डी 9.5%, विकल्प ई 11.9%। सही उत्तर है विकल्प ई 11.9%। प्रश्न संख्या 56। मांग मुद्रा अर्थात कॉल मनी निम्नलिखित में से कौन सी है? विकल्प ए 1 दिन के लिए उधार देना, विकल्प बी 1 सप्ताह के लिए उधार देना, विकल्प सी 1 पक्ष अर्थात फोर्टनाइट के लिए उधार देना, विकल्प डी 30 दिन के लिए उधार देना, विकल्प ई 91 दिन के लिए उधार देना। सही उत्तर है विकल्प ए 1 दिन के लिए उधार देना। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण है? विकल्प ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, विकल्प बी कमर्शियल पेपर, विकल्प सी इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, विकल्प डी इंटरबैंक टर्म मनी, विकल्प ई उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ई उपर्युक्त सभी। पृष्ठ संख्या 144। प्रश्न संख्या 58। भारत में तदर्थ कोषागार बिलों की व्यवस्था को समाप्त करते हुए अर्थोपाय अग्रिम अर्थात वेज एंड मीन्स एडवांसेस की व्यवस्था कब से लागू की गई? विकल्प ए 1 अप्रैल 1995, विकल्प बी 1 अप्रैल 1996, विकल्प सी 1 अप्रैल 1997, विकल्प डी 1 अप्रैल 1998, विकल्प ई 1 अप्रैल 2000। सही उत्तर है विकल्प सी 1 अप्रैल 1997। प्रश्न संख्या 59। अर्थोपाय अग्रिम व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा 1 अप्रैल 1997 से प्रारंभ हुई। 2. सरकार भारतीय रिजर्व से आवश्यकता पड़ने पर तत्काल नकदी उधार ले सकती है, जिस पर 90 दिन तक की अवधि के लिए रेपो दर के बराबर ब्याज लिया जाता है। 3. अर्थोपाय अग्रिम 90 दिन से अधिक अवधि तक नहीं चुकाया जाता तो वो अधिविकर्ष अर्थात ओवरड्राफ्ट हो जाता है, जिस पर ब्याज की दर रेपो दर से 2% अधिक होती है। सही कूट है विकल्प ए 1, 2 और 3 सभी, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2 और 3, विकल्प डी केवल 1 और 3, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए
1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 60। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जा सकते हैं? 1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। 3. स्मॉल फाइनेंस बैंकों द्वारा। 4. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा। सही कूट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 4, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 4, विकल्प ई 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प ई 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 61। आरटीजीएस अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के द्वारा कितनी धनराशि अंतरण की जा सकती है? विकल्प ए रुपए 1 लाख से अधिक, विकल्प बी रुपए 2 लाख से अधिक, विकल्प सी रुपए 3 लाख से अधिक, विकल्प डी रुपए 4 लाख से अधिक, विकल्प ई रुपए 5 लाख से अधिक। सही उत्तर है विकल्प बी रुपए 2 लाख से अधिक। प्रश्न संख्या 62। नीचे दिए गए अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए, धन संप्रेषण हेतु बैंक ड्राफ्ट का चलन कम होता जा रहा है। कारण आर, धन संप्रेषण हेतु नेफ्ट तथा आरटीजीएस सुविधा 24/7 घंटे उपलब्ध। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। विकल्प डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए, दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 63। नीचे दिए गए अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए तथा उत्तर का सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए, विगत कुछ वर्षों में बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। कारण आर, बैंकों में अपना ग्राहक जानो अर्थात केवाईसी मानकों का पालन अच्छी प्रकार से नहीं किया जाता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। विकल्प डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, भारतीय रिजर्व बैंक सिद्धांत रूप से शहरी सहकारी बैंकों को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदले जाने के लिए सहमत है। विकल्प बी, स्मॉल फाइनेंस बैंक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहे हैं। विकल्प सी, पेमेंट्स बैंक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए हैं। विकल्प डी, ए तथा बी। विकल्प ई, ए, बी तथा सी तीनों। सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय रिजर्व बैंक सिद्धांत रूप से शहरी सहकारी बैंकों को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदले जाने के लिए सहमत हैं। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प ए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं प्राइवेट बैंकों को अपनी समायोजित निवल बैंक साख का 40% प्राथमिकता क्षेत्रक को वितरित करना होता है। विकल्प बी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी समायोजित निवल बैंक साख का 75% प्राथमिकता क्षेत्रक को वितरित करना होता है। विकल्प सी, स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अपनी समायोजित निवल बैंक साख का 75% प्राथमिकता क्षेत्रक को वितरित करना होता है। विकल्प डी, पेमेंट्स बैंकों को अपनी समायोजित निवल साख का 50% प्राथमिकता क्षेत्रक को वितरित करना होता है। विकल्प ई,
20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को अपनी समायोजित निवल बैंक साख का 40% प्राथमिकता क्षेत्रक को वितरित करना होता है। सही उत्तर है विकल्प डी। पेमेंट्स बैंकों को अपनी समायोजित निवल साख का 50% प्राथमिकता क्षेत्रक को वितरित करना होता है। प्रश्न संख्या 66। 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण या अग्रिम वितरित किए जाने की बाध्यता नहीं है? विकल्प ए कृषि, विकल्प बी सूक्ष्म उद्यम, विकल्प सी कमजोर वर्गों को अग्रिम, विकल्प डी ए तथा बी केवल, विकल्प ई ए बी तथा सी तीनों। सही उत्तर है विकल्प ई ए बी तथा सी तीनों। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से किस वर्ग के कृषक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं? विकल्प ए कृषि कार्य से जुड़े कृषक, विकल्प बी पशुपालन व्यवसाय से जुड़े कृषक, विकल्प सी मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े कृषक, विकल्प डी ए तथा बी केवल, विकल्प ई ए बी तथा सी तीनों। सही उत्तर है विकल्प ई ए बी तथा सी तीनों। प्रश्न संख्या 68। भारत में म्यूचुअल फंड निम्नलिखित में से किस निकाय के विनियामकीय दायरे में आते हैं? विकल्प ए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी, विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प सी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात सीसीआई, विकल्प डी वित्त मंत्रालय, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। पृष्ठ संख्या 145। प्रश्न संख्या 69। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बचत बैंक खातों के बैलेंस पर ब्याज की गणना निम्नलिखित में से किस आधार पर की जाती है? विकल्प ए नैतिक बकाया बैलेंस, विकल्प बी मासिक बकाया बैलेंस, विकल्प सी त्रैमासिक बकाया बैलेंस, विकल्प डी छमाही बकाया बैलेंस, विकल्प ई वार्षिक बकाया बैलेंस। सही उत्तर है विकल्प ए नैतिक बकाया बैलेंस। प्रश्न संख्या 70। बैंकों की लाभप्रदता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प ए प्रति शेयर अर्जित आय से, विकल्प बी तरलता अनुपात से, विकल्प सी आस्तियों पर प्रतिफल, विकल्प डी ऋण सेवा अनुपात से, विकल्प ई लीवरेज अनुपात से। सही उत्तर है विकल्प सी आस्तियों पर प्रतिफल। प्रश्न संख्या 71। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे संवेदनशील परिचालन क्षेत्रों में कार्यरत बैंक कर्मियों को वर्ष में कम से कम डैश का यकायक अवकाश दें। विकल्प ए 10 दिन, विकल्प बी 15 दिन, विकल्प सी 20 दिन, विकल्प डी 25 दिन, विकल्प ई 30 दिन। सही उत्तर है विकल्प ए 10 दिन। प्रश्न संख्या 72। वाणिज्यिक बैंकों के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प ए भारतीय महिला बैंक भारतीय स्टेट बैंक, विकल्प बी विजया बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, विकल्प सी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक, विकल्प डी सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक, विकल्प ई आंध्रा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर है विकल्प बी विजया बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक। प्रश्न संख्या 73। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कतिपय बैंकों द्वारा द्वार पर बैंकिंग अर्थात डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें से कौन सी सेवा शामिल नहीं है? विकल्प ए 15G/15H/ फॉर्म तथा आयकर /GST चालान प्राप्त करना, विकल्प बी वरिष्ठ नागरिकों से उनके खातों में जमाएं स्वीकार करना, विकल्प सी एक सीमा तक माइक्रो एटीएम आधारित सुरक्षित प्रौद्योगिकी से न्यूनतम ₹1000 तथा अधिकतम ₹10,000 का भुगतान करना, विकल्प डी
पेंशनरों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना। विकल्प ई उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी, वरिष्ठ नागरिकों से उनके खातों में जमाएं स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 74। मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस संवर्ग के वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात सर्वाधिक था? विकल्प ए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का, विकल्प बी प्राइवेट बैंकों का, विकल्प सी विदेशी बैंकों का, विकल्प डी सहकारी बैंकों का, विकल्प ई पेमेंट्स बैंकों का। सही उत्तर है विकल्प सी विदेशी बैंकों का। प्रश्न संख्या 75। वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से किस माध्यम से सर्वाधिक धन ट्रांसफर किया गया? विकल्प ए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, विकल्प बी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, विकल्प सी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, विकल्प डी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, विकल्प ई नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। सही उत्तर है विकल्प बी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। प्रश्न संख्या 76। शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने की सीमा वर्तमान में 40% से बढ़ाकर 75% कर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस सीमा को कब तक प्राप्त किया जाना है? विकल्प ए 31 मार्च 2022, विकल्प बी 31 मार्च 2023, विकल्प सी 31 मार्च 2024, विकल्प डी 31 मार्च 2025, विकल्प ई 31 मार्च 2026। सही उत्तर है विकल्प सी 31 मार्च 2024। प्रश्न संख्या 77। राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए अल्प बचत योजनाओं में जमा धनराशि को 1 अप्रैल 1999 को भारत सरकार के लोक लेखा खाते के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में जमा किया जाता है। विकल्प बी अल्प बचत योजनाओं में प्राप्त निवल जमाओं को राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, केवल विधानसभाओं वाले की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता था। विकल्प सी 1 अप्रैल 2016 से इस निधि से केवल उन्हीं राज्यों को ऋण दिए जाते हैं जो इसकी मांग करते हैं। विकल्प डी राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम आदि निकायों में निवेश किया जाता है। विकल्प ई अल्प बचतों पर ब्याज दरों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। सही उत्तर है विकल्प ई अल्प बचतों पर ब्याज दरों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 78। राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं में शामिल निम्न में से किस योजना का खाता डाकघरों एवं अधिकृत बैंकों में भी खुलवाया जा सकता है? विकल्प ए राष्ट्रीय बचत पत्र, विकल्प बी किसान विकास पत्र, विकल्प सी लोक भविष्य निधि, विकल्प डी सुकन्या समृद्धि खाता, विकल्प ई सी और डी। सही उत्तर है विकल्प ई सी और डी। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्राथमिक पूंजी बाजार से है? विकल्प ए म्यूचुअल फंड, विकल्प बी सामूहिक निवेश योजनाएं, विकल्प सी वैकल्पिक निवेश निधियां, विकल्प डी मर्चेंट बैंकों, विकल्प ई उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ई उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 80। भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2010 में स्थापित वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? विकल्प ए भारत सरकार का वित्त मंत्री पदेन, विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नामित कोई डिप्टी गवर्नर पदेन, विकल्प सी भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोई विशेषज्ञ, विकल्प डी वित्त सचिव भारत सरकार पदेन, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए भारत सरकार का वित्त मंत्री
पदेन। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित किस बैंक में कोई ग्राहक बचत बैंक खाता नहीं खोल सकता? विकल्प ए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, विकल्प बी प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक, विकल्प सी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, विकल्प डी राष्ट्रीय आवास बैंक, विकल्प ई उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ई उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 82, विभिन्न क्षेत्रकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प ए बीमा कंपनी 49%, विकल्प बी एयर इंडिया 49%, विकल्प सी रक्षा क्षेत्र 74%, विकल्प डी ए तथा बी दोनों, विकल्प ई ए बी तथा सी तीनों। सही उत्तर है विकल्प ई ए बी तथा सी तीनों। प्रश्न संख्या 83, वर्ष 2020-21 में भारत के चालू खाते में संतुलन की स्थिति क्या नहीं है? विकल्प ए सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% के बराबर अधिशेष, विकल्प बी सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% के बराबर घाटा, विकल्प सी सकल घरेलू उत्पाद का 0.1% के बराबर अधिशेष, विकल्प डी सकल घरेलू उत्पाद का 0.1% के बराबर घाटा, विकल्प ई सकल घरेलू उत्पाद का 0.1% के बराबर घाटा। सही उत्तर है विकल्प ए सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% के बराबर अधिशेष। पृष्ठ संख्या 146। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि हो जाने पर वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने योग्य कोषों की कमी हो जाती है? विकल्प ए रेपो दर, विकल्प बी बैंक दर, विकल्प सी सीमांत स्थायी सुविधा दर, विकल्प डी नकदी प्रारक्षित अनुपात, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी नकदी प्रारक्षित अनुपात। प्रश्न संख्या 85, मौद्रिक नीति समिति नीति गत रेपो दर के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस पर विचार करती है? विकल्प ए थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर पर, विकल्प बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर पर, विकल्प सी श्रम ब्यूरो द्वारा निर्धारित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर, विकल्प डी ए तथा बी दोनों, विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर पर। प्रश्न संख्या 86, विश्व बैंक समूह के किस निकाय का भारत सदस्य नहीं है? विकल्प ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विकल्प डी निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, विकल्प ई बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। सही उत्तर है विकल्प डी निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि हो जाने पर वाणिज्यिक बैंक के लिए उधार देने योग्य निधियों की लागत में वृद्धि हो जाती है? विकल्प ए रिवर्स रेपो दर, विकल्प बी नकदी प्रारक्षित अनुपात, विकल्प सी बैंक दर, विकल्प डी रेपो दर, विकल्प ई सांविधिक तरलता अनुपात। सही उत्तर है विकल्प डी रेपो दर। प्रश्न संख्या 88, यदि भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि कर दे तो उससे निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ेगा? विकल्प ए बैंकों के पास उधार देने योग्य निधियों के परिमाण में कमी आ जाएगी, विकल्प बी बैंकों के लिए निधियों की लागत में वृद्धि हो जाएगी, विकल्प सी सरकार को अपेक्षाकृत अधिक निधियां प्राप्त होने लगेंगी, विकल्प डी
ए तथा सी। विकल्प ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी, ए तथा सी। प्रश्न संख्या 89। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कोटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए, कोटा के 14वें सामान्य सुधारों जो 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हैं, भारत का कोटा यूएस डॉलर 13,114.4 मिलियन। विकल्प बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल कोटा में भारत का हिस्सा 2.75% है। विकल्प सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में धारित कोटा में विभिन्न देशों में भारत का स्थान 8वां है। विकल्प डी, ए तथा बी केवल। विकल्प ई, ए, बी तथा सी तीनों। सही उत्तर है विकल्प बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल कोटा में भारत का हिस्सा 2.75% है। प्रश्न संख्या 90। भारत निम्नलिखित में से किस निकाय का संस्थापक सदस्य है? विकल्प ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। विकल्प बी, एशियाई विकास बैंक। विकल्प सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। विकल्प डी, ए तथा बी केवल। विकल्प ई, ए, बी तथा सी तीनों। सही उत्तर है विकल्प ई, ए, बी तथा सी तीनों। प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित में से कौन से कोष राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा परिचालित किए जाते हैं? विकल्प ए, ग्रामीण अधोरचना विकास निधि। विकल्प बी, वैकल्पिक निवेश निधियां। विकल्प सी, दीर्घकालीन सिंचाई निधि। विकल्प डी, सूक्ष्म सिंचाई निधि। विकल्प ई, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ई, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 92। कृषि अधोरचना विकास निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, इसका परिचालन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया जाता है। विकल्प बी, ये कटाई पश्च प्रबंधन अधोरचना एवं सामुदायिक फार्मिंग अस्तियों के सृजन की मध्यावधिक एवं दीर्घावधिक वित्तीयन सुविधा है। विकल्प सी, इस योजना की अवधि 10 वर्ष 2019-20 से 2028-29 है। विकल्प डी, इसके अंतर्गत कृषकों, किसान उत्पादन संगठनों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त उत्तरदायित्व समूहों आदि को रुपए 2 करोड़ तक के ऋण दिए जाएंगे। विकल्प ई, इस योजना के तहत ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए जाएंगे। सही उत्तर है विकल्प ए, इसका परिचालन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 93। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? विकल्प ए, पंजाब नेशनल बैंक। विकल्प बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। विकल्प सी, भारतीय स्टेट बैंक। विकल्प डी, केनरा बैंक। विकल्प ई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक नहीं है? विकल्प ए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। विकल्प बी, मुद्रा बैंक। विकल्प सी, राष्ट्रीय आवास बैंक। विकल्प डी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। विकल्प ई, भारतीय निर्यात आयात बैंक। सही उत्तर है विकल्प बी, मुद्रा बैंक। प्रश्न संख्या 95। वाणिज्यिक बैंकों और उनके मुख्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प ए, भारतीय स्टेट बैंक मुंबई। विकल्प बी, पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली। विकल्प सी, केनरा बैंक बेंगलुरु। विकल्प डी, इंडियन बैंक चेन्नई। विकल्प ई, पंजाब एंड सिंध बैंक अमृतसर। सही उत्तर है विकल्प ई, पंजाब एंड सिंध बैंक अमृतसर। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सा एक ई वॉलेट नहीं है? विकल्प ए, पेटीएम। विकल्प बी, मोबीक्विक। विकल्प सी, योनो। विकल्प डी,
फ्री चार्ज, विकल्प ई इट्स कैश। सही उत्तर है विकल्प सी योनो। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वित्तीय क्षेत्र के निकाय और उसके प्रमुख के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक शक्तिकांत दास, विकल्प बी भारतीय स्टेट बैंक दिनेश कुमार खारा, विकल्प सी नाबार्ड डॉक्टर जी.आर. चिंताला, विकल्प डी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक डॉक्टर हर्ष कुमार बानव, विकल्प ई भारतीय निर्यात आयात बैंक डेविड रास्किन्हा। सही उत्तर है विकल्प डी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक डॉक्टर हर्ष कुमार बानव। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से किस बैंक का मूल नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? विकल्प ए भारतीय रिजर्व बैंक, विकल्प बी भारतीय स्टेट बैंक, विकल्प सी इंडियन ओवरसीज बैंक, विकल्प डी इंडियन बैंक, विकल्प ई किसी का भी नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न संख्या 99, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में वितरित ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर कितनी है? विकल्प ए न्यूनतम 2%, अधिकतम 7%, विकल्प बी न्यूनतम 3%, अधिकतम 7%, विकल्प सी न्यूनतम 4%, अधिकतम 7%, विकल्प डी न्यूनतम 5%, अधिकतम 8%, विकल्प ई न्यूनतम 6%, अधिकतम 8%। सही उत्तर है विकल्प ए न्यूनतम 2%, अधिकतम 7%। प्रश्न संख्या 100, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से ऋण वितरित किए जाते हैं? विकल्प ए अल्पकालीन फसली ऋण, विकल्प बी मध्यावधिक ऋण, विकल्प सी दीर्घावधिक ऋण, विकल्प डी ए तथा बी केवल, विकल्प ई ए बी तथा सी तीनों। सही उत्तर है विकल्प ई ए बी तथा सी तीनों। पृष्ठ संख्या 147,